नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एलटी ग्रेड जो परीक्षा होने वाली है उसमें कला विषय के खंड 5 पर चर्चा करेंगे। और हमने आज खंड 5 से कला बाजार वाला शीर्षक लिया है और आज के अंक में हम कला बाजार को ही समझने का प्रयास करेंगे कि आपको कला बाजार वाले टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कला बाजार जो हमारा टॉपिक है इसमें आपको पुस्तकों में बहुत कम कंटेंट मिलेगा, तो हमने इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद आज का अंक हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे कि कला बाजार में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और किस प्रकार के प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं और क्या क्या वहाँ पर पक्ष होते हैं जिन्हें हमें समझना होगा ताकि हम इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों के सही जवाब दे सकें। तो शुरू करते हैं आज का अंक। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कला बाजार की उत्पत्ति के बारे में कि कला बाजार की उत्पत्ति क्यों हुई है, कैसे हुई है। तो देखिए, कलाकृतियों को बेचने हेतु कला बाजार की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। अब जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, अब देखिए कलाकृतियों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें चित्रकला के तत्व भी हो सकते हैं, मूर्तिकला के भी हो सकते हैं, पोट्री के भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कलाकृति आपको हो सकती है। देखिए, कला शब्द तो बहुत ही व्यापक है, इसलिए कलाकृतियाँ जब हम कहते हैं तो कलाकृतियों के अंतर्गत वो सारी की सारी वस्तुएं आ जाती हैं जिनमें कहीं ना कहीं कला के तत्व विद्यमान होते हैं, जिनमें सौंदर्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कलाकार अपनी कृतियाँ बनाता है तो देखिए, कलाकार किसी भी कृति का निर्माण सिर्फ स्वांत सुखाई के लिए नहीं करता है। जैसे कि हमारे धर्म के अंदर कला को हमने पहले क्या माना था, स्वांत सुखाई, यानी कि अपने सुख के लिए मनुष्य कलाकृतियाँ बनाता है। लेकिन कभी कभी जब वो उसे व्यवसाय के रूप में ग्रहण कर लेता है तो वहाँ पर जो कलाकृतियों का निर्माण होता है वो व्यवसाय परक होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उन कलाकृतियों को बेच करके या उन कलाकृतियों को विक्रय करने के बाद मनुष्य जो है कुछ न कुछ ऐसे अर्थ को ग्रहण करता है। अर्थ का मतलब यहाँ पर है पैसे से या एसेट से। तो जब उसके पास धन आता है, ठीक है, रुपए पैसे आते हैं, तभी कलाकार जो है प्रेरित होता है आने वाली कलाकृतियों के निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो भविष्य में जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ता है या कलाकृतियों की डिमांड बढ़ती है तो कलाकार को बेचने के लिए भी एक ऐसे बाजार की आवश्यकता होती है जहाँ पर वो अपनी कलाकृतियों को ले जा करके वहाँ पर एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनी कलाकृतियों को बेच सके। इसीलिए कला बाजार की उत्पत्ति हुई है। अब आपने देखा भी होगा कि अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता में देखें, वहाँ पर भी हमें कई सारी कलाकृतियाँ मिली हुई हैं। तो वहाँ पर जो भी कलाकृतियाँ मिली है वो भी किसी कलाकार के द्वारा निर्मित की गई हैं और कभी न कभी उन्हें भी ऐसे ही कला बाजार में बेचा गया होगा। तो देखिए, बाजार का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। हमने देखा भी है कि अलग अलग सभ्यताओं में चीज़ों को या वस्तुओं को बेचने के लिए एक बाजार की परिकल्पना की गई है और हमें इसके प्रमाण भी इतिहास में मिलते हैं। अब हम कला बाजार के प्रकार को देखते हैं। कला बाजार के हमने यहाँ पर दो प्रकार बताए हैं। एक है प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार में कलाकार प्रथम बार कलाकृतियों को बेचते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि प्रथम बार यहाँ पर हमने लिखा है, तो प्रथम बार को हम एक बार समझ लेते हैं। प्राथमिक बाजार में कोई भी कलाकार, चाहे वो चित्रकार हो, मूर्तिकार हो या किसी भी कलाकृति को बनाने वाला जो कलाकार होता है, वो पहली बार अपनी कलाकृति को बाजार में ले जा करके बेच देता है। यानी कि जब उसने किसी भी कलाकृति का सृजन किया है उसके बाद जिस भी बाजार में वो उसको बेचने के लिए जाता है वो उसका प्राथमिक बाजार कहलाता है। द्वितीयक बाजार को भी देख लेते हैं। द्वितीयक बाजार क्या होता है? द्वितीयक बाजार में कलाकृतियों को पुनः बेचा जाता है जो पहले से ही खरीदी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक बाजार है जहाँ पर कलाकार पहली बार अपनी वस्तुओं को या कलाकृतियों को बेचता है, और द्वितीयक बाजार होता है जहाँ पर कलाकृतियों को पुनः बेचा जाता है जो पहले से ही खरीदी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, प्राथमिक बाजार में कलाकार जाता है बेचने के लिए, ठीक है, और द्वितीयक बाजार में हो सकता है कि कलाकार भी जा सकता है या फिर वो कोई प्राथमिक बाजार का ग्राहक भी हो सकता है। तो द्वितीयक बाजार में क्या होता है कि कलाकृतियों को पुनः बेचा जाता है जो पहले से ही खरीदी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि किसी ग्राहक ने प्राथमिक बाजार से कोई पेंटिंग खरीदी और
उसने वो पेंटिंग 5,000 रुपये में खरीदी हो और उसे ये लगता है कि कुछ समय के बाद कि अब ये पेंटिंग जो मैंने 5,000 में खरीदी है अब इसका मूल्य बढ़ चुका होगा, यानी कि अधिक मूल्य मुझे यहाँ पर मिल सकता है, तो वो फिर से बाज़ार में जाता है। अब यहाँ पर द्वितीयक बाज़ार क्या होता है, हो सकता है कि वही प्राथमिक बाज़ार उसके लिए द्वितीयक बाज़ार हो सकता है, या वो किसी ऐसे ऑक्शन हाउस में भी जा सकता है, नीलामी घर में भी जा सकता है जो उसके लिए द्वितीयक बाज़ार का काम करता हो। तो यहाँ पर क्या होता है, कलाकृतियों को पुनः बेचा जाता है जो पहले से खरीदी जा चुकी होती। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक बाजार वो बाजार है जहाँ पर कलाकृति को पहली बार बेचा जाता है, और द्वितीयक बाजार वो बाजार होता है जहाँ पर खरीदी हुई जो कलाकृति हो तो उसको पुनः बेच सकते हैं हम, तो हमारे लिए वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। अब हम देखते हैं कला बाजार के प्रमुख घटक, कि कला बाजार के वो कौन से प्रमुख घटक हैं जिनसे कला बाजार प्रभावित होता है और जिनके बिना कला बाजार की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो घटक है वो है कलाकार। कलाकार अपनी रचनाओं को बनाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं, जैसा कि हमने प्राथमिक मार्केट में भी, या जो प्राइमरी मार्केट था हमारा प्राथमिक बाजार, वहाँ पर भी देखा था। यहाँ पर सबसे मुख्य घटक कलाकार ही है। अगर कलाकार कृतियाँ ही नहीं बनाएगा, कलाकृतियों का निर्माण ही नहीं करेगा, किसी चीज़ का सृजन नहीं करेगा, तो फिर बाजार में क्या चीज़ें बिकेंगी। तो इसलिए कला बाजार में कलाकार को हमने पहले पायदान पर रखा है। उसके बाद है गैलरी, यानी कि जो कला दीर्घाएँ हैं या नीलामी घर हैं, ऑक्शन हाउस है। देखिए, गैलरी कला बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो कलाकृतियों का प्रदर्शन व विपणन करती है। तो देखिए यहाँ पर गैलरी के बारे में बात की गई है, आर्ट गैलरीज के बारे में, जिनके बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, और कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहाँ पर आर्ट गैलरीज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। गैलरीज के नाम दे करके ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर या किस देश में है या किस शहर में स्थित है, तो वो आप एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए कि कला गैलरी जो होती है, हमारी आर्ट गैलरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, बाजार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किस प्रकार, एक तो वो प्रदर्शन करती हैं, एग्जीबिशन करवाती हैं, कि जब भी कोई कलाकार चित्रों का निर्माण करता है या मूर्तिकार मूर्तियों का निर्माण करता है, तो कलाकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर पाए। अगर वो प्रदर्शन ही नहीं कर पाएगा तो फिर लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि किसी कलाकार ने क्या चीज़ का सृजन किया है। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है किसी भी कला के लिए कि उसको प्रदर्शित किया जाए। अब यहाँ पर देखिए, कई बार जो प्रदर्शन किया जाता है वो अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। हो सकता है कि वो आर्ट गैलरी के अंदर हो या मेला प्रदर्शनियों के अंतर्गत हो। तो यहाँ पर आर्ट गैलरी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक तो वो कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित करती है, और दूसरा काम करती है विपणन का। विपणन का मतलब होता है बिक्री, सेल करना। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी आर्ट गैलरी में जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, और वहाँ पर हमें कोई कलाकृति पसंद आ जाती है, तो हम उसको वहीं से खरीद भी सकते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं विपणन करना। तो कला गैलरियाँ प्रदर्शन का और विपणन दोनों का कार्य करती हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है हमारा कला बाजार का। तीसरा है हमारा कला व्यापारी। अब यहाँ पर देखिए, कला व्यापारी कलाकृतियों को खरीदते और बेचते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो मुख्य चीज़ है वो यहाँ पर हो जाता है कला व्यापारियों का। कला व्यापारी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ लोग कलाकृतियों को खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि वे आने वाले भविष्य में इन्हें ऊंचे दामों पर या बढ़े हुए दामों पर बेच सकें। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का निवेश है। आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कला व्यापारी क्या होते हैं, निवेश कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर कला व्यापारी क्या करते हैं कि वो कलाकृतियों को खरीदते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसको ऊंचे दामों में, बढ़े हुए दामों में बेच देते हैं। तो कला बाजार के ये 3 प्रमुख घटक हैं, इनको आप ज़रूर समझ लीजिए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारा यूनिट 5 है, जिसमें कला बाजार, कला समसामयिकी और अन्य जो टॉपिक हैं वो लॉजिकल वे में पूछी जा सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। अब बात करते हैं हम जो हमारा कला बाजार है, यानी कि जो आर्ट मार्केट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, हमने आपको एक विजुअल के माध्यम से समझाया है। तो पहला है कला बाजार के मुख्य पहलू, कला बाजार के मुख्य पहलू। दूसरा है कला बाजार के लाभ, और तीसरा है कला बाजार की चुनौतियाँ। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पर ही पूरा का पूरा
जो कला बाजार है वो निर्भर करेगा। इन्हीं चीज़ों को हमको समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कला बाजार के मुख्य पहलुओं को। कला बाजार के जो मुख्य पहलू हैं वो कौन से हैं? पहला पहलू है इसमें वित्तीय मूल्य। वित्तीय मूल्य में क्या होता है कि वित्तीय मूल्य बाजार व खरीदार तय करते हैं। कभी कभी खरीदार अधिक होने पर नीलामी से मूल्य तय किया जाता है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कोई कलाकार किसी भी कलाकृति का निर्माण करता है और वो उसे बाज़ार में ले जाता है, चाहे वह प्राथमिक बाज़ार हो या वही चीज़ द्वितीय बाज़ार में आ जा रही हो, तो यहाँ पर जो मूल्य होता है वो खरीदार तय करते हैं। और खरीदार यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल बाज़ार में जाते हैं, हम बार्गेनिंग भी करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कलाकृतियों को खरीदने में भी मोल भाव किया जाता है। हो सकता है कि आपको लगता है कि इस पेंटिंग के लिए जो दाम मांगा जा रहा है वो काफ़ी अधिक है, तो आप उसमें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी कलाकृति होती है जो बहुत रेयर है, एंटीक है, और उसको खरीदने के जो खरीदार हैं वो अधिक होते हैं। तो ऐसी दशा में ऑक्शन हाउस नीलामी तय करते हैं और नीलामी से उसका फिर मूल्य तय किया जाता है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि एक ऑक्शन हाउस है क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंतर्गत जब भी कोई ऐसी कलाकृति आती है, कोई पेंटिंग है या कोई मूर्तिकला है जो बहुत ही दुर्लभतम श्रेणी में हो या किसी ऐसे चित्रकार की हो जिसकी जो मूल कृतियाँ बहुत ही कम उपलब्ध हो, तो ऐसी दशा में जितने भी खरीदार होते हैं उनके सामने उसकी नीलामी की जाती है। जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वो पेंटिंग को या कलाकृति को खरीद सकता है। तो इस प्रकार हम उस किसी भी कलाकृति का वित्तीय मूल्य तय करते हैं। आई होप आप वित्तीय मूल्य को समझ रहे होंगे। कला बाजार का हमारा दूसरा जो पहलू है वो है निवेश। निवेश कैसा? जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भविष्य में बाजार में कलाकृतियों की भारी मांग के कारण अब लोग कलाकृतियों में निवेश कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने परंपरागत रूप से निवेश को हमने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी में, ज़मीन में निवेश करते हैं, कोई लोग गोल्ड में करते हैं, कुछ डायमंड में करते हैं, कुछ एसआईपी या शेयर मार्केट या एसआईपी के अंतर्गत जितनी और फंड है उनमें करते हैं। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि लोग कलाकृतियों में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर मैंने प्रस्तुत भी किया है कि देखिए 143 करोड़ में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय वस्तु बनी है। देखिए, कलाकृतियों के अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि कलाकृतियों के अंतर्गत सिर्फ चित्रकला नहीं आती है, सारे के सारे आर्टिफैक्ट उसमें हो सकता है कि मूर्ति भी हो, चित्र हो, औजार हो। जैसे यहाँ पर तलवार की बात की हमने, तो देखिए भारतीय व्यापारी हैं विजय माल्या, उन्होंने उस समय आज से कुछ वर्ष पूर्व 143 करोड़ रुपए में टीपू सुल्तान की तलवार को एक ऑक्शन हाउस में नीलामी के द्वारा खरीदा था। तो ये अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय वस्तु बन चुकी है उस दौरान। उसके बाद भी काफ़ी सारी वस्तुएं जो है बहुत महंगे में बिकी हैं। तो ये जो तलवार खरीदी गई है 143 करोड़ रुपए में, ये सिर्फ अपने घर को सजाने के लिए नहीं खरीदी गई है। उनका ये मानना है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस माइंड से ये सोचता है कि आज मैंने 143 करोड़ में ये टीपू सुल्तान की तलवार खरीदी है, आने वाले समय में मैं इसको 200 करोड़ में बेचूं या 250-300 करोड़ में बेचूं, तो कहीं ना कहीं इसके मूल्य उनको इससे बढ़े हुए मूल्य पे वो इसको बेचेंगे। तो देखिए किस प्रकार निवेश किया है ऐसी वस्तु पर जिसका हमेशा मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक आर्टिफैक्ट है, एक हिस्ट्री का पार्ट है। टीपू सुल्तान का इतिहास हम सबको मालूम है और ऐतिहासिक चीज़ों का महत्व हमेशा बना रहता है। तो आने वाले समय में इसी तलवार के उनको 200, 250, 300 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर निवेश किया है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग, जैसे कि अभी हमने बात की कि निवेश करने के लिए लोग आर्टिफैक्ट्स खरीदते हैं, तो जितनी भी पुरानी पेंटिंग्स हैं, चाहे अमृता शेरगिल की हो, एम.एफ. हुसैन की हो, या फिर किसी अन्य चाहे पिकासो की हो, या फिर माइकल एंजेलो की हो, या लियोनार्डो दा विंची की हो, तो इनकी पेंटिंग्स की जो डिमांड है वो इसीलिए है क्योंकि जो भी कलाकृतियाँ खरीदते हैं लोग, जिनको मैंने अभी कला व्यापारी भी कहा था, तो कला व्यापारी क्या करते हैं कि या तो वे प्राथमिक बाजार से कलाकृतियाँ खरीद लेते हैं या फिर द्वितीयक बाजार से कलाकृतियों को खरीद करके वो अपना जो पैसा है वो निवेश कर लेते हैं कलाकृतियों में, और फिर भविष्य में जब वो इसको ऊंचे दामों पर बेचते हैं तो वहाँ से वो लाभ अर्जित कर लेते हैं। इसीलिए लोग अब कलाकृतियों में निवेश करना
पसंद कर रहे हैं। कला बाजार के मुख्य पहलू में अगर हम तीसरे पहलुओं को देखें तो तीसरा पहलू है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। कला बाजार की स्थिति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कलाकार की प्रतिष्ठा, कलाकृति की दुर्लभता और बाजार की मांग। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें आई हैं। कलाकार की प्रतिष्ठा, कलाकार की प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि कौन सी कलाकृति किस कलाकार से संबंधित है। अगर हम पिकासो की पेंटिंग की बात करें तो डेफिनेटली वो सबसे महंगे दामों में जाएगी। अगर हम ऐसे नवोदित कलाकार की पेंटिंग की बात करेंगे जिसे अभी कोई जानता ही नहीं है, तो उसकी कलाकृति को कौन ऊंचे दामों पर खरीदेगा। तो इससे हम बाजार की स्थिति पता कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कलाकृति है जो किसी प्रतिष्ठित कलाकार से संबंधित है तो वो हमें अच्छा पैसा दे करके जाएगी। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर है कलाकृति की दुर्लभता, यानी कि कोई कलाकृति कितनी दुर्लभ है, कितनी पुरानी है। तो बाजार की स्थिति कलाकृति की दुर्लभता पर भी निर्भर करती है। तीसरी चीज़ यहाँ पर निकल के आई थी बाजार की मांग, कि बाजार में किस प्रकार की कलाकृतियों की मांग है। तो जिस प्रकार की पेंटिंग या जिस प्रकार की मूर्तियों की मांग अगर मार्केट में है या कलाकृतियों की मांग मार्केट में आ रही है तो कलाकार उसी तरीके की कलाकृतियों का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कलाकृति की दुर्लभता, कलाकार की प्रतिष्ठा और बाजार की मांग से अगर मैं उदाहरण आपको समझाऊं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको यहाँ पर शो की है, जिसमें लिखा है मोदी सरकार ने संसद को बताया 5 साल में भारत लौटी 610 धरोहरें, अमेरिका से लाई 559 धरोहरें। चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की मुहिम मोदी सरकार की एक बड़ी पहल रही है। हर बार किसी धरोहर की वापसी को जश्न की तरह मनाया जाता है, लेकिन उसकी वापसी के बाद की कहानी में कई पेच और अड़चने भी शामिल है। अब यहाँ पर देखिए कि जब से मोदी सरकार, या ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हें कलाकृतियों में काफ़ी रुचि भी है, तो वो जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर ये पता करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी कलाकृति है जो भारत से अनैतिक रूप से उस देश में पहुँची है। कई बार हमने देखा भी है कि भारतीय जो कलाकृतियाँ या भारतीय मंदिरों की मूर्तियाँ हैं उनकी विदेशों में या विदेशी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है, और इसी कारण से जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, वहाँ से मूर्तियाँ चोरी भी हो जाती हैं। और एक ब्लैक रूट के द्वारा ये सारी की सारी जो कलाकृतियाँ हैं, ये जो हमारी धरोहरें हैं, ये एक इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाती है, जहां पर ख़रीदार इनको खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये तैयार बैठे हुए जो खरीदार हैं कौन से हैं? निवेशक। उन्हें मालूम है कि हम इस कलाकृति को अगर आज इस दाम पे खरीदेंगे तो आगे हम इसको बड़े हुए दामों पर बेचेंगे। इसलिए इन कलाकृतियों की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है मांग बनी हुई रहती है। तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो मोदी जी ने संसद में ये बताया है कि 5 सालों में अभी तक हमने 610 धरोहरें लेके आई हैं, और अकेले अमेरिका से 559 जो धरोहरें हैं, अब इन धरोहरों में अधिकतर मूर्तियां ही हैं। ठीक है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन कलाकृतियों की जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, उसी के कारण से हमारे ही देश के कुछ लोग हमारे ही मंदिरों से या हमारे ही जो ऐसे स्थान है, स्मारक है, वहाँ से इन मूर्तियों को जो है अनैतिक रूप करके इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा देते हैं। तो बाज़ार की स्थिति आप समझ चुके होंगे कि बाज़ार में बिकने वाली जो भी कलाकृतियां हैं उनके जो मूल्य हैं वो किस तरीके से निर्धारित किए जाते, तो बाज़ार की स्थिति किस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। कला बाजार के मुख्य पहलुओं में चौथा जो हमारा बिंदु है वो है कलाकारों की भूमिका। ठीक है, कलाकारों को अपनी रचनात्मकता को बेचने के लिए बाजार की मांग को समझना होता है और उसी के अनुसार कलाकृतियों को बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पर कि जिस प्रकार की डिमांड मार्केट के अंदर होगी तो कलाकार उन चीज़ों को समझता है और रचनात्मकता से उन चीज़ों का निर्माण करके उसे मार्केट में बेच देता है। तो आपने देखा भी होगा कि एक यहाँ पर फोटो आपको प्रदर्शित किया गया है, ये ट्रेड फेयर का है, और आपके शहरों में भी इस प्रकार के ट्रेड फेयर लगते होंगे। वहाँ पर भी आपको कई सारी चीज़ें दिखती होंगी, मूर्तियाँ दिखती होंगी, पॉटरी दिखती होंगी, या फिर चाहे हस्तकला की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, वो भी कला के अंतर्गत आती है। तो जितनी भी ये ट्रेड फेयर होते हैं उनमें वही चीज़ें बिकने के लिए आती हैं जो डिमांड में होती हैं। जो डिमांड में नहीं होती हैं उसको कोई बेचता भी नहीं है मार्केट में। तो
कलाकारों की भूमिका यहाँ पर इसलिए भी अहम हो जाती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ें मार्केट में बिक सकती हैं, किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, ग्राहक किन चीज़ों को पसंद करता है, उसी को ध्यान में रखते हुए वे कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम कला बाजार के लाभ। कला बाजार के क्या लाभ हैं? पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी कि कलाकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब यहाँ पर देखिए कि बाजार ही हमें ये बताता है कि कौन सी कलाकृति बिकती है, किस प्रकार की कलाकृतियाँ बनानी हैं। तो कलाकार भी उन चीज़ों को समझ करके जो है अपना सृजन करता है और रोजगार के अवसर अपने लिए क्रिएट करता है। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो कई सारे ग्रुप्स उन चीज़ों को बनाने लग जाते हैं। अगर आप आजकल नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा मार्केट में किन चीज़ों की तादाद आपको ज़्यादा दिख रही है। तो आप समझ जाइएगा कि जो ग्राहक हैं वो उन्हीं चीज़ों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं जिन चीज़ों की मांग ज़्यादा हो रखी है। और कई बार हम इस चीज़ में भी खो जाते हैं, जो भी ट्रेंड चल रहा है चाहे वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, लेकिन हम ऐसी प्रकार की वस्तुएं अपने घर ले आते हैं जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। तो कई बार जो आर्थिक विकास है वो रोजगार का सृजन करता है। कला बाजार के लाभ में जो दूसरा बिंदु है सांस्कृतिक महत्व का, तो कला बाजार सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देते हैं और कलाकारों को रचनात्मकता के अवसर प्रदान करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो हम उस देश की या उस भौगोलिक सीमा की या उस कल्चर को समझने का प्रयास भी करते हैं। तो आपने देखा भी होगा जब हम कला इतिहास को पढ़ते हैं कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश दूत आते हैं, वो जहांगीर को अलग अलग तोहफे जो है प्रदान करते हैं, चाहे उसमें घड़ी की बात हो या उसमें यूरोपियन जो है पेंटिंग्स है उनके बारे में बात हो। तो जब इस प्रकार की चीज़ों का आदान प्रदान होता है तो संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक महत्व इसीलिए बढ़ जाता है कि जब भी हम किसी कलाकृति को खरीदते हैं तो हम उस कलाकृति के सांस्कृतिक महत्व को भी समझते हैं और इसी प्रकार कला बाजार सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर तो बढ़ते ही हैं इसके माध्यम से। अब बात करते हैं हम कला बाजार की चुनौतियों की। कला बाजार की क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिले हैं। तो पहला है इसमें बाजार की अनिश्चितता। कला बाजार में अनिश्चितता हो सकती है, वो कीमतें घट बढ़ सकती हैं। अब ये किस बात में निर्भर करता है कि अनिश्चितता होगी और कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी। तो ये निर्भर होता है कलाकृतियों की दुर्लभता पे, कलाकृतियों की मौलिकता पे, कलाकृतियाँ किस प्लेटफॉर्म से बन कर के आई हैं, उनके चित्रकार या मूर्तिकार कौन हैं। अगर वेल नोन नाम है, कोई ऐसा नाम है जैसे पिकासो या फिर आप ये कह सकते हैं कि एम.एफ. हुसैन है, अमृता शेरगिल है, जिनके बारे में हम आंख बंद करके समझ सकते हैं कि हाँ ये बड़ा नाम है, तो उनकी पेंटिंगें हैं जो बड़े हुए दामों पर तो बिकेंगी। तो कई बार क्या होता है कि किसी ऐसे चित्रकार की जो रचनाएं हैं या कलाकृतियां हैं उनकी कॉपीज़ भी मार्केट में बिकने लग जाती है। तो कला बाजार की यह अनिश्चितता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कलाकृति आप खरीद रहे हैं वो वाकई में मौलिक हैं, जो भी मूर्ति आप खरीद रहे हैं वाकई में वो मौलिक स्कल्पचर है। अगर आप इस प्रकार से चीज़ों को खरीदेंगे और बाद में आपको ये पता लगता है कि ये तो मैं इसकी फ़र्स्ट कॉपी खरीद के ले आया हूँ, तो इस चीज़ों से भी बाज़ार में अनिश्चितता होती है। यानी कि कहीं ना कहीं नकली जो कलाकृतियाँ हैं वो भी मार्केट में हैं और अनिश्चितता का कारण एक वो भी है। तो यहाँ पर हमने देखिए आपको एक चार्ट दिखाया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसमें कि मार्केट किस प्रकार से बूम करता है। मार्केट बूम करता है जब किसी चीज़ की डिमांड हो जाती है और प्रोडक्ट अगर वो असली है तो कीमतें उसकी बढ़ेंगी। अगर बाद में ये पता चला कि प्रोडक्ट नकली है या वो मौलिक नहीं है तो फिर आप उसको आगे जो है अच्छे दामों पर नहीं बेच सकते हैं। दूसरा है उसकी प्राइस, और प्राइस इन दोनों घटकों पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट कैसा है और मार्केट में उसकी डिमांड है। तो बाज़ार की अनिश्चितता को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार बाज़ार में वो फैक्ट होने चाहिए या वो कारक होते हैं जिससे कीमतें घटती हैं बढ़ती हैं। तो इस प्रकार आप बाज़ार की अनिश्चितताओं को समझ सकते हैं।
कला बाजार की चुनौतियों में जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है जिसे कहते हैं कलाकारों का शोषण। तो कला बाजार में कलाकारों को कलाकृतियों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता है। अब यहाँ पर क्यों नहीं मिलता है उचित मूल्य, तो कई बार फैक्ट ये भी होता है कि आपका नाम बाजार में किसी ने नहीं सुना है, तो इसीलिए जो ऑक्शन हाउस हैं वो आपकी कलाकृतियों के औने पौने दाम आपको देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो कलाकृति है वो किसी बड़े चित्रकार की आपने उसकी कॉपी बनाई है, आपका कॉपी वर्क है, मौलिक आपका काम नहीं है, इसलिए भी वहाँ पर कलाकारों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। और कई बार ये भी होता है कि बाज़ार में जो कलाकृतियाँ बेची जाती हैं उन कलाकृतियों में वो बात नहीं होती है जो कि ग्राहक को आकर्षित करे। तो कई बार ग्राहक खरीद तो लेता है लेकिन वो कम दामों में खरीदना प्रेफर करता है, वो कम दाम देना पसंद करता है। तो कलाकारों का शोषण इस तरीके से भी हो जाता है। तो ये था हमारा आज का अंक जिसमें हमने कला बाज़ार को समझने का प्रयास किया और आपको बहुत ही आसान तरीके से कला बाज़ार की चुनौतियाँ, कला बाज़ार क्यों आवश्यक है और कला बाज़ार से कलाकारों को क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, किस प्रकार से कलाकारों का शोषण भी किया जाता है, अब आप भली भांति समझ गए होंगे। और इस टॉपिक से जितने सवाल आपके मन में आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई पक्ष छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले जो भी हमारे अंक होंगे हम उनको भी इसमें डिस्कस कर सकेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो पोस्ट करें, अपलोड करें, तो आपको नोटिफिकेशन इसका तुरंत उपलब्ध हो जाए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।